हेलो बच्चों, मैं अपर्णा पांडे आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ कविता आह धरती कितना देती है की व्याख्या लेकर के, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और यह एक छायावादी कवि हैं। यह कविता ISC बोर्ड की क्लास 11 और 12th की पुस्तक काव्य मंजरी में संकलित है। व्याख्या पढ़ाने से पहले मैं कवि का कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय दे दूं, उसके बाद मैं आपको व्याख्या पढ़ाऊंगी। जीवन परिचय। जन्म 1900, मृत्यु 1977। बचपन का नाम इनका गोसाई दत्त था। कहते हैं बाद में इन्होंने स्वयं ही अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। जन्म स्थान इनका अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक स्थान है। पिता का नाम गंगादत्त पंत था, माता का नाम सरस्वती देवी। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजंत, युगांत, युगवाड़ी, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन, युगपथ। भाषा जिन पर इनका अधिकार था संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी एवं बांग्ला भाषा पर इनका अधिकार था। काव्यधारा, जैसा कि पहले ही बता देती हूँ कि ये छायावादी कवि थे। छायावाद क्या होता है? जब हम प्रकृति में चेतनता का आरोप करते हैं, प्रकृति को एक स्वतंत्र दृष्टि से देखते हैं, प्रकृति से तादात्म्य में स्थापित करते हैं, तो उस भाव को लेकर के लिखी गई जितनी भी कविताएं हैं वो छायावाद के अंतर्गत आती हैं। और सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत बड़े छायावादी कवि थे। इनकी शैली गीतात्मक है। गीतात्मक यानी कि जिन रचनाओं को हम गा सकते हैं लयबद्ध करके, उसे गीतात्मकता कहते हैं। पुरस्कार में इन्हें पद्म विभूषण 1961 में मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। मुख्य बिंदु जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इन्हें कविता लिखने की प्रेरणा प्रकृति से मिली है और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। इनकी कविता जो कि आह धरती कितना देती है, उस कविता के बारे में आइए संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। ये कविता पंत जी के बचपन के कुछ भाव को प्रकट करती हुई कविता है। किसी टाइम पे जब वो अबोध बालक थे तो उन्होंने धरती में कुछ सिक्के बो दिए थे और उन्होंने ये सोचा था कि इन धरती से खूब धन निकलेगा, खूब खनकते हुए सिक्के निकलेंगे। लेकिन बाद में उन्हें अपनी इस गलती का आभास होता है कि नहीं, मैंने गलत किया था, धरती तो माता है और वह हमें उसमें मानवता, प्रेम आदि भाव के बीज बोने चाहिए। हम जैसा बोते हैं हम वैसा ही पाएंगे। इसी भाव को लेकर के पंत जी ने यह कविता रची है। आप लोग जानते हैं जैसे चंद्रशेखर आज़ाद भी बचपन में बंदूक बोया करते थे ना, तो बच्चों की मनोदशा होती है या कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं मैं ये चीज़ धरती में बो दूँ तो ये चीज़ हमको मिलेगी। तो इसी कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हम प्रकृति में किस तरीके से हमें प्रकृति के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से हमें प्रकृति में मानवता, प्रेम, सौहार्द, उदारता आदि फैलाना चाहिए ताकि हमें पलट करके वही वापस मिले। तो आइए पढ़ते हैं कविता को। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए। कलदार का अर्थ होता है वह रुपया जो टकसाल की कल में बना हो। कल का अर्थ होता है मशीन। जो टकसाल में सिक्के ढाले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कलदार कहते हैं। बंजर, वह धरती बंजर होती है जिसमें फसल नहीं उगती, यानी कि अनुपजाऊ धरती जिसमें किसी भी प्रकार की कोई उपज नहीं होती है। बंध्या का अर्थ होता है बांझ। बांझ का तात्पर्य धरती से तात्पर्य यहाँ पे उस धरती से है। बांझ वह धरती होती है जिसमें कोई भी फसल उगती नहीं है।
तो यहाँ कवि अपने भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, अपने बचपन की व बाल्यावस्था को याद करते हुए वो कहते हैं कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। जब मैं छोटा था, मेरी बाल्यावस्था थी, तो मैंने सभी से छुप करके धरती के अंदर पैसे बो दिए थे, कुछ सिक्के बो दिए थे और सोचा था, मेरी उस समय जब मैं कि सिक्कों को धरती में बो रहा था, उस समय मेरी यह सोच थी कि पैसों के पेड़ उगेंगे और पैसों का जो पेड़ उगेगा तो उसमें क्या होगा, खनकते हुए सिक्के निकलेंगे। जैसे कि बच्चे देखते हैं ना कि आम के वृक्ष में आम और इसके वृक्ष में ये निकलता है, तो बच्चों की ये सोच होती है कि पैसा का अगर वृक्ष बोया है, पैसे का अगर मैंने रोप दिया है तो उसमें पैसे ही निकलेंगे। तो यही सोचकर कवि ने पैसा बो दिया और उसमें सोचा रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी। कवि सोचते हैं अपने बाल्यावस्था की सोच में कि जब मैंने जो पैसा बोया है तो यहाँ से ये पैसा ही निकलेगा, खनकता खनकता, जैसे नए सिक्के होते हैं ना, खन 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 करते रहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से पैसों का जब पेड़ निकलेगा तो उसमें पैसे खनकते हुए निकलेंगे और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। उन पैसों को जब मैं इकट्ठा कर लूँगा तो मैं क्या बन जाऊँगा, एक मोटा सेठ बन जाऊँगा, मैं भी सेठ कहलाऊँगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा। पर क्या जो वो सिक्के थे, तो सिक्कों से वृक्ष या पेड़ थोड़े ही नहीं निकलता है, तो यहाँ पे भी वही हुआ, बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा। कवि की सोच यहाँ पे धरी की धरी रह जाती है बाल्यावस्था की, और उस बंजर धरती में एक भी अंकुर ना फूटा, यानी कि पैसे का एक भी पेड़ नहीं निकला। बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा ना उगला, यानी कि बंध्या मिट्टी जो थी, वो मिट्टी जो थी उसको वो कहते हैं कि वो मिट्टी अनुपजाऊ थी और उस मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं निकाला, उस मिट्टी ने एक भी पैसा उत्पन्न नहीं किया। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। और मेरा जो सपना था कि ये मैं पैसे का पेड़ बो रहा हूँ, उसमें से ढेर सारे पैसे खनकते हुए निकलेंगे, मोटा सेठ बनूंगा, ये जो सब मैंने बाल्यावस्था में ये सब सपने देख लिए थे, तो वो सपने पता नहीं कहाँ जा कर के मिट गए और कोई भी सपना इस तरीके का पूरा नहीं हुआ। मेरे सपने जितने भी थे वो सब सपने धूल मिट्टी में जा कर के मिल गए। मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। कवि कहते हैं यहाँ पे मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक। पहले मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। हताश का अर्थ होता है निराश, बाट जो ना रास्ता देखना या इंतज़ार करना, अपलक होता है एकटक, पावड़े पावड़े पलक पावड़े वैसे एक मुहावरा भी है, और पावड़ा एक कपड़ा होता है जिसमें आदरणीय या किसी सम्मानित व्यक्ति को, जिन्हें हम श्रद्धा या सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो उनके मार्ग में वो कपड़ा बिछा दिया जाता है ताकि वो उस पर पैर रख करके आगे आए, उनके पैर में मिट्टी या धूल ना लगे। अबोध का अर्थ होता है अनजान, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। कवि को जब गलती का एहसास होता है तो कहते हैं मैं हताश हो, मतलब मैं निराश हो कर के बहुत दिनों तक पाठ जोता रहा, मैं बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, मैं बहुत दिनों तक इंतज़ार करता रहा। मेरी जो बाल कल्पना थी कि पैसों के पेड़ उगेंगे, उस पेड़ उगने की प्रतीक्षा में एकटक बहुत ही दिनों तक मैं इंतज़ार करता रहा, पलक पावड़े बिछा करके कि मेरी कल्पना साकार होगी और पैसों का पेड़ निकलेगा। लेकिन ये हताशा में बदल जाता है, क्योंकि पैसों का पेड़ नहीं निकल सकता है। ये काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करने के बाद जब पेड़ नहीं निकलता है पैसों का, तो कभी हताश हो जाते हैं। फिर बाद में उनको एहसास होता है तो वो कहते हैं मैं अबोध था, मतलब मैं अनजान था, मुझे क्या पता था, मैं तो एक अबोध बालक था, मुझे क्या पता था कि पैसों के भी पेड़ उगते हैं। तो मेरी बाल बुद्धि ने कहा तो मैंने बो दिया, मैंने गलत बीज बोए थे।
कवि को एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद उनको एहसास हो जाता है कि मैंने गलत बीज बोए थे, मैंने सही बीज बोया ही कहाँ था, मैंने ममता को रोपा था, मैंने ये धरती जिसे हम माँ की संज्ञा देते हैं, धरती हमारी माँ है और ये हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करती है। हम तभी तो धरती को माँ की संज्ञा देते हैं कि हम धरती को चाहे हम कहीं से खोद दे, चाहे उसका हम सीना फाड़ करके बोझ दे, चाहे उस पर हम कुदाल चलाएं, चाहे हम उस पर किसी भी तरीके की गंदगी फैलाएं, लेकिन वो धरती फिर भी हमें प्रेम देती है, हमारे लिए कितनी चीज़ों को उपजाती है। तो मैंने अपनी तृष्णा को सींचा था, मैंने जो मेरी प्यास थी, मेरी धन की जो प्यास थी, मैंने उस प्यास को धरती के अंदर सींच दिया था। मैंने जो पैसे का पेड़ उगाने की बात सोची थी वो मेरा तृष्णा था, वो मेरी लालच थी, मैंने ममता को रोप दिया था, मैंने धरती माँ का भाव नहीं समझा था, मैंने गलत बीज बोने का प्रयास किया था। अर्धसती हहराती निकल गई, तब से कितने ही मधु पतझर बीते, अनजाने ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, शरदे मुस्काई सी सीकर हेमंत कपे, तरु झरे खिले बन और जब फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे इस धरती पर, मैंने कौतूहल बस आंगन के कोने की, गीली तह को यो ही उंगली से सहलाकर, बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणिमणिक बांध दिए हों। अर्धसती, सदी का मतलब होता है 100 साल और अर्धसदी का अर्थ होता है 50 साल या आधी सदी। ऊदी बैंगनी रंग को कहते हैं। कौतूहल बस यानी कि आश्चर्यवश, अंचल आंचल या क्षेत्र या किसी भूभाग को बोलते हैं। मणिमणिक बहुमूल्य रत्न होते हैं, बहुमूल्य पत्थरों के जो रत्न होते हैं वो मणिमणिक कहलाते हैं, पन्ना आदि भी होते हैं उसमें। तो आगे कवि कहते हैं कि अर्धसती हहराती निकल गई। हहराती का तात्पर्य हम समझ सकते हैं तीव्र वेग से, यानी कि मनुष्य के जीवन का एक ऐसा समय जो बहुत ही तेज़ी से निकल जाता है, बीत जाता है और इंसान जान नहीं पाता है कि कब उसका इतना समय बीत गया। हहराती से तात्पर्य हम तीव्र वेग से ले सकते हैं। तो अर्धसती यानी कि कवि के जीवन के उस बाल्यावस्था में जो उन्होंने पैसे बोए थे, उस घटना को हुए कम से कम 50 वर्ष बीत गए। तब से कितने ही मधु पतझर बीत गए और उस घटना से लेकर अब तक कवि के जीवन में कितने ही मीठे पतझर ऋतु आप लोग जानते होंगे, जिसमें पत्ते झरते हैं और उसके बाद उसमें 9 कोपलें निकल आती हैं और जितने भी पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो तब से कवि के जीवन में कितने ही मधु पतझर बीत गए, कितने ही पतझर आए चले गए, अनजाने ग्रीष्म तपे, कितनी ही ग्रीष्म ऋतुएं तप के निकल गई, वर्षा झूली यानी कि वर्षा की झरी लगी, सर्दे मुस्काई, शरद ऋतु भी मुस्कुराती हुई निकल गई, सीकर हेमंत कपे, हेमंत जाड़े का मौसम भी निकल गया, तरु झरे, कितने ही वृक्षों के पत्ते झड़ गए और खिले वन, और उसके बाद नए वन भी तब से कितने ही नए वन, नए पेड़ पौधे, नए वृक्ष खिल गए होंगे उस घटना के बाद से। और जब फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिए और इतना एक समय, लंबा समय बीतने के बाद, 50 वर्ष बीतने के बाद एक बार पुनः जब गाढ़ी ऊदी लालसा लिए, गाढ़ी का तात्पर्य होता है गहरी, गहरी लालसा, गहरी इच्छा को लेकर गहरे कजरारे बादल, गहरे कजरारे यानी कि काले रंग के बादल बरसे इस धरती पर। जब गहरे काले रंग के बादल इस धरती पर बरसते हैं तो कवि क्या करते हैं और क्या कहते हैं कि मैंने कौतूहल बस आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर, कवि कहते हैं मैंने कौतूहल बस या आश्चर्यवश या एक जिज्ञासावश मैंने क्या किया कि आंगन के कोने की जो मिट्टी वर्षा से गीली हो गई थी उसको मैंने यूं उंगली से यूं हल्का सा सहलाकर यानी कि हल्का सा खुरेद कर उंगलियों से बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे।
मैंने क्या किया, वहाँ पर कुछ मिट्टी के नीचे सेम के बीज दबा दिए। कुछ सेम के बीज मैंने वहाँ पर उंगली से थोड़ा सा हल्का सा सहलाकर खुरदुरा करके वहाँ पर के मिट्टी के नीचे सेम के बीज को मैंने दबा दिया। भू के अंचल में मणिमणिक बांध दिए हों। ऐसा लगता है उनसे वो सेम के बीज ऐसे थे जैसे कि मणिमणिक पत्थर होते हैं। ये मणिमणिक बहुमूल्य पत्थर होते, बहुत कीमती पत्थर होते हैं। तो ये सेम के बीज जो थे वो कवि ने इस भांति धरती के अंदर रोप दिए जैसे कि मणि और मणिक को उन्होंने धरती के आंचल में उन्होंने मणि और मणिक को दबा दिया हो। मैं फिर भूल गया था छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमोढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हों वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चे से। यहाँ पे देखिए, सहसा मीन्स अचानक। हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता, विमूढ़ यानी कि असमंजस की स्थिति। नवागत का अर्थ होता है नए आए हुए, जैसे कि हम बोलते हैं ना नवागत शिशु या नया आया हुआ मेहमान। उल्लास का अर्थ होता है आनंद। उत्सुक का अर्थ होता है अत्यधिक इच्छुक। डिंब मीन्स होता है अंडा। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने बचपन में सिक्के बोए थे, उस घटना को कई साल बीत गए थे, 50 साल बीत गए थे। ठीक उसी प्रकार से जब गहरे बादल बरसे और मैंने सेम का बीज बो दिया, तो फिर मैं उस छोटी सी घटना को भूल गया। मैं भूल गया उस छोटी सी घटना को, मतलब मैंने ऐसे ही चलते फिरते मैंने वो बीज बो दिए थे और कोई उसमें विशेष याद रखने वाली बात भी नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पर बीज बोने के बाद मैं उस घटना को भी भूल गया था, और उसमें कोई ऐसी विशेष बात भी क्या थी जिसे याद रखता मन। मेरा मन उसे क्या याद रखता, उसमें कोई ऐसी कोई विशेष बात भी नहीं थी। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, लेकिन होता क्या है कि एक दिन जब मैं शाम के समय आंगन में अपने ऐसे ही टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, तब अचानक मेरी दृष्टि जहाँ पर पड़ती है और मैंने जो देखा उससे मैं हर्ष मतलब प्रसन्न हो गया और असमंजस की स्थिति आ गई। हर्ष विमूढ़ होना मतलब प्रसन्नता में एक असमंजस की स्थिति हो गई। हर्ष विमूढ़ उठा मैं, विस्मय से, आश्चर्य से मैं आश्चर्यचकित हो उठा। प्रसन्नता मेरे अंदर समा गई। देखा, क्या देखा? आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। अब जो उन्होंने सेम का बीज बोया था, उसकी छोटी छोटी पत्तियां एकदम से छाते के भांति छोटे छोटे छाते की तरह निकली हुई हैं। तो कभी देखते हैं कि आंगन के कोने में कई नवागत मतलब नए निकले हुए अंकुर अभी उसमें फूटा ही था, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्ते निकले थे, वो छातों की भांति दिख रहे थे। तो कभी कहते हैं उन्हें छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की। मैं उन्हें उन पत्तों को मैं छातों की तरह समझूँ, छातों की तरह उन्हें देखूं, या मैं समझूँ ये जीवन विजय पताकाएं हैं, क्योंकि एक बार वो निराश हो चुके थे और दूसरी बात वो घटना को भूल भी चुके थे। लेकिन ये जो इन्होंने पौधा रोपा था, सेम का बीज जो उन्होंने रोपा था, जब उसमें से पत्ते निकलते हैं तो उन्हें अपने जीवन उन्हें एक तरह की मन में एक विजय महसूस होती है, एक प्रसन्नता महसूस होती है। तो कहते ये छाता है या विजय पताका है जीवन की। या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, या फिर कोई छोटा बच्चा है जो हथेलियाँ खोल करके हाथ पसारे खड़ा हो। जो भी हो, खैर वो जो कुछ भी हो, वे हरे हरे उल्लास से भरे थे।
बरसात का मौसम है, पेड़ पौधे वैसे ही इतने सुंदर हरे भरे दिखाई देते हैं, उनके अंदर एक प्रकार की अलग प्रकार की शाइनिंग, एक अलग प्रकार की चमक आ जाती है, वो वैसे भी धुले धुले दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी जो सेम के नन्हे नन्हे पौधे निकले थे वो हरे भरे थे, उल्लास से प्रसन्नता से भरे हुए थे। ऐसा लगता था कि पंख मारकर उड़ने को उत्सुक, ऐसा लगता था कि कोई डिम्ब यानी कि अंडा तोड़कर कोई अभी नया बच्चा पक्षी का निकला हो और जो कि पंख मारकर उड़ने को उत्सुक हो, ऐसा उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे पेड़ों को देख करके महसूस हो रहा था। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले सेम के बीज मैंने रोपे थे आंगन में और उन्हीं से बने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तब से उनको रहा देखता, धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा। निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए एकटक देखते रहने को क्या कहते हैं, निर्निमेष। सहसा मीन्स अचानक, रोपना मीन्स बोना, रोपण करना। पलटन का अर्थ होता है समूह से तात्पर्य है यहाँ पे। चंदोवा बोलते हैं मंडप का सामियाना, जो कि शादी ब्याह में सफ़ेद रंग का जो तंबू ताना जाता है उसे बोलते हैं। तो कवि यहाँ कहते हैं निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए। अब जब मेरी दृष्टि उन छोटे छोटे नन्हे पौधों पर पड़ती है तो मैं बिना पलक झपकाए क्षण भर उनको रहा देखता, मैं क्षण भर उनको यूं ही बिना पलक झपकाए देखता रहता रहा। सहसा अचानक मुझे याद हो आया, स्मरण हो आया कि कुछ दिन पहले सेम के बीज मैंने रोपे थे। उन्हें याद हो आया कि कुछ दिन पहले तो मैंने इस जगह पर पानी बरसने के पश्चात सेम के बीज बोए थे आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन, और उन्हीं से ये जो छोटे छोटे पौधों की पलटन निकली है, ये छोटे छोटे पौधों का जो समूह धरती का सीना चीर के निकल आया है, यह उन्हीं सेम के बीजों से निकला है मेरी आँखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। और यह जो पलटन है, नन्हे नन्हे पौधों की पलटन सेना की भांति यह जो खड़ी हुई हैं और मेरे आँखों के सम्मुख अब ये गर्व से खड़ी हुई हैं। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती हैं, यह छोटे सैनिकों की पलटन की भांति अपने नन्हे नन्हे नाटे नाटे छोटे छोटे पैरों को पटक आगे इस भांति बढ़ती चली जाती हैं, जैसे बच्चों की सैनिकों की पलटन एक अपने पैर को लेफ़्ट राइट करते हुए जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये नन्हे छोटे पौधे भी पैर पटक करके आगे बढ़ते हुए तीव्र गति से चले जा रहे हैं। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, तब से कवि उनको क्या करते हैं पंत जी कि तब से उनको एकटक धीरे, तब से उनको वो बार बार पुनः पुनः उनको देखते रहते हैं धीरे धीरे। मतलब कहने का तात्पर्य है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा उसको देखते रहते हैं। अनगिनती पत्तों से लद, अनगिनती मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं होती है, उतने पत्तों से वो सेम का जो लताएं थी वो लद जाती हैं और भर गई झाड़ियाँ, और उस सारी जितनी भी झाड़ियाँ थी वो पत्तों से सीधे सीधे काफ़ी सारे पत्तों से वो झाड़ियाँ भर गई थी। ऐसा लगता था हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, ऐसा लगता था कि हरे रंग के मखमली चंदोवे तने हुए हैं, हरे रंग का शामियाना, हरे रंग का तंबू पूरे आंगन में फैल रहा हो। जो उसकी बेलें जो थी वो बल खा कर के, क्योंकि जो बेल होती हैं, लताएं होती हैं, वो किसी न किसी का सहारा ही लेकर के ऊपर चढ़ती हैं, वो उनको सपोर्ट चाहिए होता है, बिना सपोर्ट के लताएं बढ़ती नहीं हैं। तो बेलें हैं अगल बगल जो भी उनको सहारा मिल रहा है, वो बेलें या लताएं सेम की, तो वो अपना धीरे धीरे वो क्या कर रही हैं, ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही हैं और पूरे आंगन में लहरा रही हैं, हर तरफ उनका ही साम्राज्य हो गया है। और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे 100 झरने फूटे ऊपर को, मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे झागों से लिपटे श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से ओ समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी।
बाड़ा का अर्थ होता है घेरा। अक्सर पशुओं का भी बाड़ा बांधा जाता है, घेर दिया जाता है। कोई भी स्थान जो सुरक्षित रखने के लिए तार आदि से या वृक्ष की टहनियों आदि से घेर दिया जाता है तो उसे बाड़ा बोलते हैं। टाटी या टट्टी बोलते हैं। पर्दा या टट्टर होता है। अवाक का अर्थ होता है चकित। लतरों का अर्थ है बेल या लताएं। मावस का तात्पर्य यहाँ अमावस से है। और जब वो लताएं पूरे आंगन में चंदोए की भांति, हरे भरे मखमली चंदोए की भांति फैल रही हैं और वो क्या कर रही है, सहारा ले रही हैं। किसका? बाड़ा। जो घिरा हुआ स्थान है उस आंगन में जीव जंतु या किसी भी चीज़ से बचाने के लिए, पौधों को सुरक्षित रखने के लिए जो बाड़ा बनाया गया है, उस बाड़े के पर्दे का या बाड़े के टट्टर का सहारा लेकर के वो लताएं बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा महसूस होता है कि हरे हरे 100 झरने फूटे ऊपर को। यहाँ कभी बता रहे हैं कि झरने ऊपर को जा रहे हैं। वैसे आप सभी जानते हैं कि झरने नीचे को जाते हैं। जो झरना होता है नीचे की ओर बहता है, लेकिन यहाँ ऊपर जाने से तात्पर्य है कि जो बेलें हैं, लताएं हैं सेम की, वो सब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही हैं और इतनी तीव्र गति से समूह में बढ़ रही हैं तो ऐसा लगता है कि हरे रंग के कई झरने ऊपर को फूट पड़े हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। यहाँ पर कवि आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आश्चर्य से भर जाते हैं, सोचते हैं वंश कैसे बढ़ता है इतनी जल्दी, इतनी स्पीड में। देखो ये लताओं का वंश किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से इनमें वृद्धि हो रही है, ऐसा महसूस होता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे। वो जो वृक्ष, जो सेम का पौधा है, सेम की लता है, वो ऐसे बढ़ रही है और उसमें जो छोटे छोटे फूल निकले हैं, फूलों के छींटे, यानी कि जो लता सेम का बीज होता है, वो सेम का जो लताएं होती हैं सेम की, उनमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल निकले हैं और बाद में वही फूल सेम बनेंगे। तो वो जो सेम के सफ़ेद फूल निकले हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो ऐसा लगता है कि सफ़ेद फूलों का पूरा छींटा ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे तारे छितरे हुए हों या झागों से लिपटे लहरों श्यामल लतरों पर। जो श्यामल लतरों, जो उसकी श्यामल लताएं हैं, हरी भरी लताएं हैं, उस पर वो सफ़ेद पुष्प ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे झाग, पानी का सफ़ेद कलर का खूब ढेर सारा, जैसे झाग नहीं होता है पानी का, फेन, तो उसी फेन की तरह, उसी झाग की तरह वो हरी भरी लताओं पर वो फूल पूरे छितरे पड़े हुए हैं। सुंदर लगते थे और वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही शोभा बढ़ा रहे थे आंगन की। मावस के हसमुख नभ से, मावस का तात्पर्य अमावस से है। अमावस का जो आकाश है उस हसमुख आकाश की तरह वो लताएं लग रही थी, वो फूल लग रहे थे। चोटी के मोती से, काली गुथी गुथी चोटियां हों और उन पर सफ़ेद मोती लगा हो, ठीक इसी प्रकार से वो लताओं के बीच में वो नन्हे नन्हे पुष्प सुशोभित हो रहे थे। आंचल के बूटों से, आंचल साड़ी का आंचल होता है ना, उसमें या किसी भी चीज़ का आंचल होता है तो उसमें सुंदर सुंदर बूटे सजे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये हरे भरी लताओं पर वो फूल, वो पुष्प सुशोभित हो रहे थे। ओह, समय पर उनमें कितनी फलियाँ फूटी। और समय आने पर क्या होता है कि जो सेम है उसकी लताओं में वो जो पुष्प थे अब वह फल के रूप में, सेम की फली के रूप में परिवर्तित हो गए हैं और अब वहाँ पर सेम निकल आए हैं, छोटी छोटी सेम निकल आई हैं। कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ, पतली चौड़ी फलियाँ, उफ उनकी क्या गिनती। लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझे चंद्रकलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों सी, ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिल मिलकर कचपचियाँ तारों सी। आप लोग भी दृश्य का जो है वो कल्पना करते चलिएगा। कल्पना करने से ये होता है कि कविता और सहज हो जाती है, और जब हम उसे एक कहानी के तौर पर लेते हैं, काल्पनिक दृश्य हम भी मन में संवारते चलते हैं, तो होता क्या है कि हमें उसका भावार्थ समझने में बहुत ही आसानी होती है। आप यहाँ पर अगल बगल आपने अगर सेम का पेड़ देखा हो
तो भी, और अगर ना देखा हो तो भी आप किसी ऐसे लताओं वाले वृक्ष, लताओं वाला जो पेड़ हो, पौधा हो, उसकी कल्पना करते हुए चलिए, आपको कुत्ता समझने में बहुत ही आसानी होगी। पंत जी कहते हैं कि जब वो जो सफ़ेद रंग के तारों जैसे पुष्प थे सेम के लताओं पर, वो अब उसमें कितनी सारी फलियां, अब उसमें सेम की फलियां ही फलियां निकल चुकी हैं। पूरा जो सेम की लता है उस पर बहुत सारी फलियां निकल चुकी हैं। कितनी प्यारी फलियां, और वो देखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। पतली चौड़ी फलियां, कोई पतली हैं कोई चौड़ी हैं। उफ़, उनकी गिनती करना, वो गुच्छे गुच्छे में निकलती हैं। उफ़, उनकी क्या गिनती। अब उनकी गिनती भी इतनी संख्या में, इतनी मात्रा में वो अधिक हैं कि उनकी गिनती भी क्या की जाए, यानी उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। लंबी लंबी अंगुलियों से, वो पतली पतली लंबी लंबी उंगलियों से निकल रही हैं। ऐसा लगता है कि वो नन्ही नन्ही तलवारों सी लग रही हैं। ऐसा लगता है नन्ही नन्ही तलवारें रिछ पर लटक रही हैं। पन्ने के प्यारे हारों से, उनको देखकर ऐसा महसूस होता है कि पन्ना एक प्रकार का रत्न होता है। तो ऐसा लगता है कि पन्ने के प्यारे या सुंदर सा हार हो। झूठ न समझे, मेरी इस बात को आप लोग कतई झूठ ना समझे। उनकी जो शोभा है वो ऐसे ही है, लंबी उंगलियों सी, नन्ही तलवारों सी, पन्ने के हारों सी। आप इसे कतई झूठ न समझें। चंद्रकलाओं सी नित बढ़ती, जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, चंद्रमा अपनी 16 कला में संपूर्ण होता है, उसका सौंदर्य अद्वितीय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंद्रकलाएँ बढ़ती हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वो सेम की लताएँ बढ़ रही हैं, उनकी फलियाँ बढ़ रही हैं। सच्चे मोती की लड़ियाँ से, आप लोगों ने मोती की लड़ी देखी होगी, मोती की माला देखी होगी, तो ये सेम की फलियाँ भी उसी सच्चे मोती की लड़ियों से आगे इतनी पल्लवित पुष्पित हो रही हैं, इतनी फलित हो रही हैं, जैसे लगता है सच्चे मोती की लड़ियाँ हों। ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिलमिल कर, वो इतनी ढेरों ढेरों खिल रही हैं, उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा है कि वो झुंड ही झुंड बढ़ती चली जा रही हैं, झिलमिला रही हैं। कचपचियाँ तारों सी, कचपचियाँ मतलब होता है छोटे छोटे तारों का समूह। कभी कभी आकाश जब बिल्कुल बरसात के उपरांत जब आकाश साफ होता है तो आप देखेंगे छोटे छोटे नन्हे नन्हे तारे एक में गुथे हुए बिंधे हुए नज़र आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये झुंड झुंड जो फलियाँ निकल रही हैं वो ऐसी महसूस होती हैं जैसे कचपचिया तारों का समूह, जैसे कई छोटे छोटे तारों का समूह आपस में गुंधा विधा हो। आह, इतनी फलियाँ टूटी जाड़ों भर खाई, सुबह शाम वे घर घर पकी, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है। अपने प्यारे पुत्रों को नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में। छी, स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। अभ्यागत का अर्थ होता है अतिथि या आया हुआ, लोभ का अर्थ होता है लालच। अब जब कवि ने प्रत्यक्षता अपनी आँखों से देखा कि कितनी सारी फलियाँ, इतनी सारी फलियाँ उस सेम की लगी है कि पूरे जाड़े भर उन्होंने उस सेम की फली को सब्जी बना करके खाया। और सुबह शाम एक घर घर बटी, उन्होंने जो सुबह शाम वो घर घर पकी, यानी कि सुबह शाम घर के अगल बगल पास पड़ोस के जितने भी लोग थे जिनको वो जानते थे, अनजाने थे, कभी भूल से उधर से निकले भी हो, तो उन लोगों में भी बंटवाई गई थी। बंधु बांधवों मतलब भाई बंधुओं, रिश्तेदारों ने, मित्रों ने, अभ्यागत मतलब कोई भी अतिथि या घर आया हुआ मेहमान, उसको भी उन्होंने बांटा। मंगतों ने भी दिन रात मांग मांग के खाया, जी भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। और तो और मोहल्ले भर में भी बटी। कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ, इतनी ढेर सारी फलियाँ थी कि उन्हें हम बांटते चले गए, फिर भी कम ना पड़ती थी। वो कितनी प्यारी फलियाँ थी और मात्रा में भी बहुत अधिक थी। यहाँ पर कवि को महसूस होता है और अब उन्हें अपने अबोधपन जो कि बचपन में उन्होंने दिखाया था पैसे बोकर, उसका भी एहसास होता है कि
ये धरती कितना देती है। जिस धरती को मैंने लालसा और तृष्णा बोया था और उसमें एक भी अंकुर ना फूटा था पैसे का, तो मैंने उस धरती को बंध्या और अनुपजाऊ होने का आरोपण कर दिया था। लेकिन आज जब उन्होंने प्रत्यक्षता देखा, उसमें खिले हुए इतनी सारी फलियाँ, इतने सारे नन्हे नन्हे पौधे, तब उनको महसूस होता है कि ये धरती माता कितना देती हैं। मतलब ये धरती माता हमको इतना देती हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिन्हें हम समा भी नहीं सकते हैं अपने में। ये धरती माता तो इतना देती हैं। धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। ये जो धरती माता है अपने बच्चों को कितना देती हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम प्रकृति में सुविचारों से ओतप्रोत होकर के कोई स्नेह का बीज बोते हैं, तो प्रकृति जो होती है उसे वो हमें इतना लौटाती है जिसकी कोई थाह नहीं रहती है। जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चों को अथाह स्नेह दुलार लुटा देती है अपनी संतान पर, ठीक उसी तरीके से ये धरती माता अपने इतने सारे बच्चों का पालन पोषण करती हैं। और उनकी जो महिमा है, उनका जो प्रेम है, वो एक समझने की बात है, एक महसूस करने की बात है। नहीं समझ पाया था मैं उनके महत्व को बचपन में, छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। मैं बचपन में अबोध बालक था, अनजान बालक था। मैं अपनी बाल जिज्ञासा में, अपनी बाल कल्पना में जो मैंने उनका महत्व नहीं समझा, और मैंने स्वार्थ बस कि मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा, इस भाव को मन में रखते हुए जो मैंने लालच में आकर पैसे बो दिए थे, वो मैंने कितना गलत कार्य किया था। रत्न प्रश्वनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि रत्न प्रश्वनी है वसुधा। रत्न प्रश्वनी का अर्थ होता है रत्नों को पैदा करने वाली, समता का अर्थ होता है समानता, जन का अर्थ होता है लोग। तो रत्न प्रश्वनी का अर्थ होता है कि रत्नों को पैदा करने वाली, यानी कि जैसे धरती होती है ना, उसे हम रत्नों की खान कहते हैं। और हम धरती में अगर एक बीज हम बो देते हैं तो न जाने वो कितने कई गुना बढ़ा करके वो हमको देती है। तो ये चीज़ कभी पहले नहीं समझ पाए थे। वो वसुधा यानी कि धरती रत्न प्रश्वनी है, यानी धरती रत्नों को उगलने वाली है। वो हमें ये फसल रूपी रत्न प्रदान करती है। इसके सिवाय भी धरती के अंदर रत्न आभूषण भरे पड़े हुए हैं। वो कितना गहरा खजाना अपने अंदर छुपाए हुए हैं, इस बात को कभी अब समझ पाते हैं जब 50 वर्ष बीत जाते हैं। तो इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। अब जब कभी को यह बात समझ में आ चुकी है, पंत जी को यह बात समझ में आ चुकी है, वो उस अबोध और नादान बाल्यावस्था से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। तो और उन्हें धरती की महिमा का पता चल चुका है, धरती माता के दुलार का पता चल चुका है। तो वो लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हैं, कहते हैं कि हमें इस धरती में सच्ची समता के दाने बोने हैं। सच्ची समता यानी समानता का भाव, एक प्रेम का भाव रूपी दाना बोना है। यहाँ तात्पर्य हम प्रकृति से भी कह सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति को जैसा देते हैं वैसा ही पाते हैं। तो हमें क्या करना है, मानी कि अगर हमें जैसा देना है वह हम वैसा ही पाएंगे, तो हम हमेशा अच्छी ही चीज़ देंगे ना। तो यहाँ पे भी पंत जी समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें इसमें सच्ची समता के दाने बोलने हैं, समानता का व्यवहार जो है वो सभी के साथ करना है। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें जनता, जिसमें लोगों के अंदर जो एक अद्वितीय श्रम करने की जो क्षमता है, वो लोभ लालच के वश नहीं कि व्यर्थ बैठ करके मोटा सेठ बन जाऊंगा, वो उस चीज़ को हटा करके हमें इसमें मेहनत करके, जो लोगों के अंदर एक क्षमता है मेहनत करने की, उसका दाना हमें धरती के अंदर बोना है। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। हमें धरती के अंदर जो मानवता रूपी प्रेम का दाना बोना है, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, जिससे कि ये जो धरती है ये फिर से, इसकी जो धूल है, धरती माता का
जो धरती माता की जो मिट्टी है ये फिर से सुनहली फसलें यानी कि स्वर्णिम भविष्य की फसलें इसके अंदर से निकल सके, सुनहली मानवता की फसलें यानी स्वर्णिम मानवता जिसमें लोगों का आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना ना हो, आपसी सामंजस्य हो, ऐसा बीज बोना है ताकि धरती की जो सुनहली फसल निकले। जब फसल पकती है तो सुनहले कलर की होती है, यानी कि जब हम प्रेम का, ममता का, मानवता का, श्रम का और बीज बोएंगे धरती के अंदर तो हमें धरती से उसी प्रकार से उसकी सुनहली फसल भी प्राप्त होगी। जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, और हम जो जीवन तब क्या होगा कि जो हमारा जीवन है, जो हम श्रम करते हैं, उस श्रम से जो हमें प्राप्तियां होंगी उससे सभी दिशाओं में हंसी का स्वर गूंजेगा। यानी कि जब हम मेहनत करेंगे तो उस मेहनत से, उस श्रम से जो हमें फल प्राप्त होगा उससे सभी तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी, और हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। यानी कि हम जिस प्रकार का बीज बोते हैं उसी प्रकार के हमको उसी तरह का वृक्ष निकलता है, उसी तरीके की हमको फसल प्राप्त होती है। कहने का भाव यह है। और यहाँ हम इससे ये भी समझ सकते हैं, इस सेम का जो लता है, सेम की जो लता है, उसके माध्यम से कवि ने जो संदेशा देने का प्रयत्न किया है उससे हमको यह भी समझना चाहिए और जान लेना चाहिए कि हम जिस प्रकार के विचारों को इस प्रकृति को प्रदान करेंगे उसी प्रकार के विचार हमारे पास पुनः कई मात्रा में, कई गुनी अधिक मात्रा में वापस होकर के वापस आएंगे। अगर हम द्वेष का बीज, क्रोध का बीज, राग का बीज, नफ़रत का बीज ये हम प्रकृति के अंदर आरोपित करेंगे तो हमें लोगों से वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर मानवता की, प्रेम की, उदारता की, दूसरों की सहायता की भावनाएं होंगी तो ठीक कुछ समय के पश्चात वही सारे भाव हमें प्रकृति वापस करेगी। हमें उसी तरीके का हमें फसल मिलेगी जिस तरीके का भाव हमने प्रकृति में बो दिया है। यहाँ हम सिर्फ ये भौतिक मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम मनुष्य की जो मनः स्थिति है उसमें उपजे हुए विचारों की भी बात कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है हमें जो मन है उसमें उसे सुंदर विचारों से भर देना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति भी उसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार के लिए हम अपने लिए चाहते हैं, और यही हमें इस कविता में प्रेरणा प्रदान की गई है। वैसे भी जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो प्रकृति के कवि हैं और उन्होंने प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके और उसके हर एक पहलुओं पर गहनता से दृष्टि डाल करके अपनी कविताओं की रचना की है। आशा है इस कविता को आप समझ गए होंगे और इसमें जो निहित भाव है उसे भी आप समझ गए होंगे। आपको ये कविता अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपको पुनः नमस्कार है। मैं शीघ्र ही अगले पाठ की व्याख्या लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपको नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन है।